हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं कैलाश और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से लोग रिस्क प्रायोरिटी नंबर यानी आरपीएन की गणना कर लेते हैं, लेकिन जब ऑडिटर या इंस्पेक्टर पूछता है कि ये स्कोर क्यों दिया गया, तब उसे सही तरीके से डिफेंड बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आरपीएन को पूरी तरह समझेंगे। हम जानेंगे कि सेवेरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन वास्तव में क्या है, इनका स्कोर कैसे तय किया जाता है, इन तीनों का गुणा क्यों किया जाता है, आरपीएन की सीमाएं क्या होती है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिस्क प्रायोरिटी नंबर, और आधुनिक रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में इसका क्या विकल्प है। एक एक बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देता हूं, आरपीएन कोई रिस्क मेजरमेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ रिस्क मेजरमेंट। ठीक है, ये मैं आपको शुरुआती में ही क्लियर कर देता हूं। ये क्या है? दैट इज रैंकिंग इंडेक्स, जिसका उपयोग विभिन्न विभिन्न जोखिमों को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी रिस्क असेसमेंट में दिए गए स्कोर का आधार नहीं बता सकते, सपोज किसी में रिस्क असेसमेंट को 150 रैंकिंग मतलब उसका स्कोर निकला है, और आप मतलब उसका आधार नहीं बता सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो नंबर केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, और निरीक्षण यानी कि ऑडिट ऑडिट के समय उसका बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। आप ऑडिटर में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और आपको 101% वहाँ पे फिर ऑब्जर्वेशन झेलना पड़ेगा या मिलेगा। इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी वो ICH-Q9, IEC 60812, AIAG VDA 2019, ISO 14971, GAM5, EU GMP Annexure 11 एंड 15 के बेसिस पे रेफरेंस से ही बताई जाएगी। मेरा यहाँ पे पर्सनल कोई भी ओपिनियन नहीं रहेगा। वीडियो के अंत तक आप केवल आरपीएन की गणना ही नहीं करेंगे, बल्कि प्रत्येक स्कोर के पीछे का वैज्ञानिक और नियामक आधार भी आत्मविश्वास के साथ समझा सकेंगे। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने 5 भागों में विभाजित किया है, ताकि आप केवल आरपीएन की गणना ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सोच और सीमाओं को भी समझ सके। अब वेयर द नंबर कम्स फ्रॉम, पहला, वेयर द नंबर कम्स फ्रॉम। सबसे पहले हम समझेंगे कि आरपीएन आया कहाँ से। क्या यह फार्मा इंडस्ट्री ने बनाया था? क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इसे अनिवार्य किया है? और रिस्क स्कोर देने से पहले कौन सी फेल्योर चेन समझना आवश्यक है, ये हम इसमें देखेंगे। पार्ट टू हमारा जो है, ये पार्ट टू में हम एस ओ और डी, इसको वन एट अ टाइम हम डीप में समझेंगे। यहाँ हम सेवेरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन को अलग अलग समझेंगे। प्रत्येक का वास्तविक अर्थ क्या है, डिटेक्शन स्केल उल्टी क्यों चलती है, और 1 से 10 तक के स्कोर कैसे निर्धारित किए जाते हैं। पार्ट थ्री, द कैलकुलेशन में इस इसके बाद हम वास्तविक कैलकुलेशन करेंगे, मतलब एस इंटू ओ इंटू डी को गुणा क्यों किया जाता है, क्या यह वास्तव में गणितीय रूप से सही है। और हम 3 अलग अलग उद्योग उदाहरणों पर पूरा आरपीएन स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। उसके बाद में देखिए, पार्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अधिकांश ट्रेनिंग यहाँ तक नहीं पहुँचती। हम देखेंगे कि आरपीएन कहाँ कहाँ गलत निर्णय दिला सकता है, कैसे एक ही आरपीएन दो बिल्कुल अलग जोखिमों को दिखा सकता है, सेवेरिटी मास्किंग क्या है, थ्रेशोल्ड गेमिंग कैसे होती है, और हम देखेंगे कि फॉल्स प्रिसिजन जैसी समस्याएं क्यों पैदा होती है। ठीक है, अब पार्ट 5 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डूइंग इट प्रॉपरली का मीन्स है, अंत में हम सीखेंगे कि आरपीएन को सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, कौन कौन से सुधार आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जोड़े जा सकते हैं, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने 2019 के बाद आरपीएन की जगह क्या अपनाया, ये भी हम लोग देखेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, सीएसवी, मेडिकल डिवाइसेस या किसी भी रेगुलेटरी इंडस्ट्री में रिस्क असेसमेंट तैयार करते हैं, या फिर रिस्क असेसमेंट पर काम करते हैं, रिव्यू करते हैं, या फिर अप्रूव करते हैं। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे
what you will be able to do by the end of this course. आप अब सवाल आता है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको वास्तव में क्या लाभ मिलने वाला है। मैं आपको चार ऐसी क्षमताएं देना चाहता हूं जिन्हें आप अपनी अगली रिस्क असेसमेंट मीटिंग या ऑडिट में तुरंत उपयोग कर सकेंगे। पहला है एक्सप्लेन। आप बिना किसी नोट्स या रेफरेंस के ये समझ पाएंगे कि सेवेरिटी क्या मापती है, अकरेंस क्या मापती है, अकरेंस में क्या मेजर किया जाता है, सेवेरिटी में क्या मेजरमेंट किया जाता है, डिटेक्शन क्या मापती है, डिटेक्शन में क्या मेजर किया जाता है, और इन तीनों का रिस्क असेसमेंट में अलग अलग उद्देश्य क्या है। ठीक है। देन जस्टिफाई। अब जस्टिफाई ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। किसी भी रिस्क असेसमेंट में यदि कोई ऑडिटर या रिव्यूअर पूछे कि यह सेवेरिटी 8 क्यों है, अकरेंस 4 क्यों है, डिटेक्शन 6 क्यों है, तो आप केवल नंबर नहीं बताएंगे बल्कि उसके पीछे का एविडेंस भी दिखाएंगे और दिखा पाएंगे। यही प्रोफेशनल रिस्क एसेसर और टेम्पलेट भरने वाले व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है। अब बात आती है कैलकुलेट की। आप फेल्यूर मोड से लेकर फाइनल आरपीएन तक पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप समझेंगे कि आरपीएन क्या बताता है और क्या नहीं बताता। एंड लास्ट वन, चैलेंज, स्पॉट सेवेरिटी मास्किंग, थ्री शॉट गेमिंग एंड फॉल्स प्रिसीजन इन somebody else assessment। शायद यह सबसे मूल्यवान कौशल्य है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की रिस्क असेसमेंट को देखकर तुरंत पहचान पाएंगे कि सेवेरिटी सही दी गई है या नहीं, अकेरेंस का आधार सही है या नहीं है, डिटेक्शन वास्तविक में कंट्रोल को दर्शाता भी है या नहीं, कहीं सेवेरिटी मास्किंग तो नहीं हो रही, कहीं थ्री शॉट गेमिंग तो नहीं हो रही, कहीं फॉल्स प्रिसीजन तो नहीं दिखाई जा रही। ये सारी चीजें आप देखेंगे चैलेंज चौथे पार्ट में। अगर आप इन चार चीजों में सक्षम हो जाते हो तो अगली बार कोई भी व्यक्ति किसी रिस्क स्कोर पर सवाल उठाएगा तो आपके पास उसका तर्क, उसका एविडेंस और उसका रेगुलेटरी जस्टिफिकेशन मौजूद होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो वेयर द नंबर्स कम्स फ्रॉम, आरपीएन की शुरुआत कहां से हुई। अब हम वीडियो के पहले और बहुत महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। जब भी हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर जब भी हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर यानी आरपीएन की बात करते हैं, अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री या रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा बनाया गया कोई अनिवार्य सिस्टम है जो मैंडेटरी है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। आरपीएन का जन्म फार्मा इंडस्ट्री में नहीं हुआ। आरपीएन का बॉर्न जन्म फार्मा इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, ये सत्य है। ये मूल रूप से रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग की दुनिया से आया है, जहां उद्देश्य यह पता लगाना था कि कोई मशीन, उपकरण या सिस्टम फेल होगा या नहीं। बाद में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इसे अपनाया, फिर धीरे धीरे वह विभिन्न इंडस्ट्री में फैल गया। यह समझना बहुत जरूरी है कि आरपीएन की आज जो भी सीमाएं और कमजोरियां हम देखते हैं, उनमें से अधिकांश इसकी मूल उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। इस भाग में हम तीन महत्वपूर्ण बात समझेंगे। पहली, आरपीएन का इतिहास क्या है और यह कैसे विकसित हुआ। दूसरी, रेगुलेशंस वास्तव में क्या मांगते हैं और क्या नहीं मांगते। और तीसरी, किसी भी रिस्क स्कोर देने से पहले वह फेल्यूर चेन क्या है जिसे समझना आवश्यक है। यदि ये फाउंडेशन स्पष्ट नहीं है तो आगे आने वाले यस, ओ और डी के सभी स्कोर केवल अनुमान बनकर रह जाते हैं। इसलिए अगले कुछ स्लाइड्स में हम आरपीएन की जड़ों तक जाएंगे और समझेंगे कि ये टूल वास्तव में किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और
डिस्कस करते हैं सेम थिंग। 75 ईयर्स इन वन स्लाइड। अब ये 75 ईयर का हिस्ट्री मैं आपको एक स्लाइड में बताना चाहूंगा। किसी भी टूल किसी भी टूल को सही तरीके से समझने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी होता है, क्योंकि आज हम आरपीएन की जिन कमजोरियों और सीमाओं की चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इसी इतिहास से जुड़ी हुई है। आइए 75 वर्षों की यात्रा को कुछ मिनटों में समझते हैं। 1949 यूएस मिलिट्री MIL-P-1629 की बात करें तो आरपीएन की शुरुआत अमेरिकी सैन्य प्रणाली में हुई। उसका जन्म यहीं पे हुआ। फर्स्ट आंसर कि आरपीएन का जन्म कहाँ पे हुआ। सो MIL-P-1629 नामक दस्तावेज में फेल्योर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस यानी FMEA का उपयोग किया गया। उस समय उद्देश्य केवल एक था, क्या उपकरण सही तरीके से काम करेगा या नहीं। वेपन्स बिल्ट फॉर वेपन सिस्टम रिलायबिलिटी। आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बिल्ड फॉर वेपन सिस्टम। ओके। अब 1949 में इसका बॉर्न हुआ। यहाँ रोगी उत्पाद गुणवत्ता या डेटा इंटीग्रिटी की बात नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्ट फॉर वेपन सिस्टम रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद में आता है 1960s में नासा ने अपोलो प्रोग्राम के लिए इसको अडॉप्ट किया। एंड स्टिल द क्वेश्चन इज हार्डवेयर रिलायबिलिटी, नॉट हार्म टू द थर्ड पार्टी। मतलब नासा ने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में एफएमईए को अपनाया। अब सवाल था, अगर अंतरिक्ष मिशन के दौरान कोई सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा। फिर भी फोकस अभी भी इक्विपमेंट रिलायबिलिटी पर ही था। इसके बाद 1970s और 80s की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिव फोर्ड कंपनी अडॉप्टेड आफ्टर प्रोडक्ट लिएबिलिटी केस। और यहीं पे एक महत्वपूर्ण बदल हुआ। अब केवल फेल्यूर और इफेक्ट नहीं बल्कि डिटेक्शन को भी महत्व दिया गया। और डिटेक्शन इज एडेड हियर, यहाँ पे डिटेक्शन ऐड किया गया, क्योंकि फैक्ट्री अपने प्रोडक्शन को ग्राहक तक भेजने से पहले ही इंस्पेक्ट कर सकती थी। तो इसलिए यहीं से डिटेक्शन कंसेप्ट मजबूत हुआ। कहां से? ऑटोमोटिव फोर्ड कंपनी से यहां पे डिटेक्शन ऐड किया गया। अब 1993 AIAG FMEA मैनुअल, यह वो समय था जब पहली बार सेवेरिटी इंटू अकरेंस इंटू डिटेक्शन यानी S/O/D की औपचारिक रूप से रिस्क प्रायोरिटी नंबर के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ पे यही वह आरपीएन है जिसे आज अधिकांश इंडस्ट्रीज उपयोग करती है। अब 2005 में आइए, यहाँ पे एक मेजर जो ICH-Q9 था, ICH-Q9 ने मतलब जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का गाइडलाइन है, लिस्ट्स FMEA एंड FMECA अमॉन्ग सेवरल टूल्स, इट डज नॉट मैंडेट आरपीएन। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। ICH-Q9 ने FMEA और FMECA जैसे टूल्स का उल्लेख भी किया, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ICH-Q9 ने कहीं भी आरपीएन को अनिवार्य नहीं बताया। उसके बाद में बात आती है 2018-2018 IEC 60812-2018 FMEA का अंतरराष्ट्रीय मानक अपडेट किया गया। The international FMEA standard is revised and sets out the limitation of RPN explicitly। और पहली बार आरपीएन की सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया, यानी इंडस्ट्री स्वयं यह मानने लगी थी कि
आरपीएन पूर्ण नहीं है। अब 2019 AIAG VDA हैंडबुक रिलीज होता है 2019 में। द इंडस्ट्री दैट क्रिएटेड आरपीएन अबेंडन्स इट। जिस ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ने आरपीएन को लोकप्रिय बनाया था, उसी इंडस्ट्री ने आरपीएन को छोड़कर एक्शन प्रायोरिटी अपनाया। यानी जिसने आरपीएन बनाया, उसने स्वयं उसका विकल्प विकसित कर दिया या फिर कर लिया। अब बात आई 2023 ICH-Q9 R1। ICH-Q9 का संशोधित संस्करण आया। इसमें विशेष रूप से सब्जेक्टिविटी, रिस्क स्कोरिंग बायस और रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर जोर दिया गया। यानी केवल नंबर बनाना पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे का तर्क और एविडेंस भी होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। आरपीएन मूल रूप से हार्डवेयर रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया था। ये मरीजों की सुरक्षा या फिर फार्मास्यूटिकल रिस्क मैनेजमेंट के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। बाद में इसे विभिन्न इंडस्ट्रीज ने अपनाया और अपने अनुसार उपयोग किया। यही कारण है कि हमें आरपीएन की ताकतों के साथ साथ उसकी सीमाओं को भी समझना आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट द रेगुलेशंस एक्चुअली रिक्वायर। अब हम उस गलतफहमी को दूर करते हैं जो फार्मा इंडस्ट्री में सबसे अधिक दिखाई देती है। बहुत बार लोग कहते हैं ICH-Q9 के अनुसार आरपीएन करना जरूरी है। अब ICH-Q9 के अनुसार आरपीएन करना जरूरी है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा लिखा है? आइए रेगुलेशंस को सीधे समझते हैं। ICH-Q9 R1 और ICH-Q9 कहता है कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य पेशेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य पेशेंट प्रोटेक्शन होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट की गहराई, डॉक्यूमेंटेशन तथा फॉर्मेलिटीज जोखिम के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ये FMEA, FMECA, HACCP, हैज़ऑफ, फॉल्ट्री एनालिसिस जैसे कई टूल्स का उल्लेख करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ICH-Q9 कहीं भी नहीं कहता कि आपको आरपीएन का उपयोग करना है। डज नॉट, अब ये पढ़ लीजिए, डज नॉट रिक्वायर FMEA, डज नॉट रिक्वायर RPM, डज नॉट सेट द थ्रेशोल्ड। ICH-Q9 कभी भी नहीं कहता कि आपको आरपीएन का उपयोग करना है और नहीं कोई थ्रेशोल्ड देता है, जैसे आरपीएन लेस देन 100 एक्शन रिक्वायर्ड है या आरपीएन मोर देन 100 एक्सेप्टेबल है। ऐसा कुछ भी ICH-Q9 में नहीं लिखा है। EU एनेक्जर 11, EU एनेक्जर 11 की अगर हम बात करें तो एनेक्जर 11 कंप्यूटराइज सिस्टम के पूरे लाइफ साइकिल में रिस्क मैनेजमेंट की अपेक्षा करता है, लेकिन यह भी किसी विशेष मेथड या स्कोरिंग सिस्टम का नाम नहीं लेता। यहाँ पे भी डज नॉट नेम अ मेथड और स्कोरिंग स्कीम यहाँ पे भी नहीं बताया गया है। EU एनेक्जर 15, GMP एनेक्जर 15 क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए रिस्क बेस अप्रोच की अपेक्षा करता है, ये तो सबको पता है। रिस्क बेस अप्रोच टू द क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन विद द स्कोप जस्टिफाइड, राइट। लेकिन न्यूमेरिकल स्कोरिंग को अनिवार्य नहीं बताता। डज नॉट रिक्वायर अ न्यूमेरिकल स्कोरिंग ऑफ एनी काइंड। अब बात करते हैं ISO 14971। मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का प्रमुख रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। ये रिस्क को केवल दो चीजों का संयोजन मानता है, सेवेरिटी ऑफ हार्म और प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म। ध्यान दे, इसमें डिटेक्शन टर्म ही नहीं है,
डिटेक्शन टर्म नहीं है। और आरपीएन का उपयोग, मतलब आरपीएन का कोई उपयोग नहीं किया जाता यहाँ पे। कंटेन नो डिटेक्शन टर्म एंड नो आरपीएम डिलिबरेटली। अब बात आती है आईईसी 60812, द recognized international method for FMEA and FMECA, including now how criticality may be expressed. A presents RPN with its limitations stated, not as a recommended default. ये FMEA का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये RPN को प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही उसकी लिमिटेशन को भी स्पष्ट रूप से बताता है। यानी स्टैंडर्ड स्वयं स्वीकार करता है कि आरपीएन की कुछ कमियां है। अब AIAG VDA 2019 एक्शन प्रायोरिटी, every SO and D combination map to high, medium or low by published table replaced RPN। अब क्या नहीं चाहिए, what it does not say, ये क्या नहीं कहता, replaced RPN outright in automotive, not a pharma requirement। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने आरपीएन को पूरी तरह छोड़कर एक्शन प्रायोरिटी सिस्टम अपनाया, करेक्ट। ये भी फार्मा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आरपीएन का एक आधुनिक विकल्प आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, देखिए, दुनिया का कोई भी प्रमुख रेगुलेशंस दुनिया का कोई भी प्रमुख रेगुलेशंस ये नहीं कहता है कि आपको रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकालना ही होगा। रेगुलेटर्स ये अपेक्षा करते हैं कि आपका रिस्क असेसमेंट डॉक्यूमेंटेड हो, एविडेंस बेस्ड हो, जस्टिफाइड हो और पेशेंट प्रोटेक्शन से जुड़ा हो। मेथड कौन सा उपयोग करना है, यह आपकी प्रक्रिया और जोखिम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही वास्तविक रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है। रेगुलेटर्स आरपीएन नहीं मांगते, रेगुलेटर्स जस्टिफाइड रिस्क डिसीजन मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज यू कैन नॉट स्कोर एनीथिंग अंटिल यू हैव दिस चेन। यू कैन नॉट स्कोर एनीथिंग अंटिल यू हैव दिस चेन, इसका मतलब है कि अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां अधिकांश रिस्क असेसमेंट गलती करती है। और ध्यान रखिए, ये गलती कैलकुलेशन में नहीं होती, ये गलती तो किसी भी नंबर को लिखने से पहले ही हो जाती है। रिस्क असेसमेंट शुरू करने से पहले हमें 5 चीज़ों की एक लॉजिकल चेन बनानी होती है। सबसे पहली है फंक्शन, व्हाट इट इज सपोज टू डू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिस्टम का काम क्या है, यानी ये सिस्टम, मशीन या सॉफ्टवेयर क्या करने के लिए बनाया गया है। हम एग्जाम्पल के लिए क्रोमेटोग्राफी डेटा सिस्टम का कार्य है बैच रिलीज टेस्टिंग के लिए रॉ एनालिटिकल डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करना। अब दूसरी चीज है फेल्यूर मोड, हाउ इट फेल्स टू डू दैट। अब सिस्टम अपने आप को कैसे असफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी डेटा सिस्टम है उसका ऑडिट ट्रेल बंद कर दिया गया, यही फेल्यूर मोड है। अब स्टेप 3 की बात करें, इफेक्ट। अब इस फेल्योर मोड का परिणाम क्या होगा, ऑडिट ट्रेल तो बंद कर दिया गया, फिर उसका परिणाम क्या होगा। अगर ऑडिट ट्रेल बंद है तो एनालिटिकल डेटा बदला जा सकता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, बैच रिलीज गलत डेटा के आधार पर हो सकती है, यही इफेक्ट है, करेक्ट। और यहीं पर हम सेवेरिटी स्कोर भी देते हैं। तो इफेक्ट के टाइम सेवेरिटी स्कोर देना पड़ता है, समझ गए। अब ये फेल्योर मोड क्यों हुआ, मतलब
ये फेल्योर मेड मतलब कॉज, अभी हम कॉज पे बात कर रहे हैं ना, कॉज। तो ये फेल्योर मोड हुआ क्यों, क्या रीजन था, ये हमें ढूंढना है। अब ऑडिट ट्रेल एक प्रोजेक्ट थी, प्रोजेक्ट सेटिंग थी, और कॉन्फ़िगरेशन में उसे लॉक नहीं किया गया, तो ये कॉज है। अब कोई उसे डिसेबल या इनेबल कर सकता है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन में पहले से लॉक नहीं किया गया है, इसका मतलब यही है। और अकरेंस हमेशा कॉज को स्कोर करता है, और अकरेंस हमेशा कॉज को स्कोर करता है, मतलब यहाँ पे हम अकरेंस जो है, अकरेंस को स्कोर करेंगे। एंड देन फाइनली कंट्रोल। सो कंट्रोल, आज कौन सा कंट्रोल मौजूद है जो इस समस्या को पकड़ सकता है। अब उदाहरण के लिए साल में एक बार कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू किया जाता है। जो हमारा क्रोमेटोग्राफ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसमें ऑडिट ट्रेल बंद कर दिया गया, फिर उसके वजह से क्या इफेक्ट हुआ, फिर मतलब क्यों हुआ, और फिर अभी उसको कंट्रोल क्या है। तो साल में एक बार कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू किया जाता है, यही कंट्रोल है, दूसरा तो कोई कंट्रोल है नहीं। और डिटेक्शन हमेशा कंट्रोल को स्कोर करता है, मतलब यहाँ पे हम लोग डिटेक्शन को स्कोर देंगे। आप समझ गए होंगे, इफेक्ट, कॉज, कंट्रोल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, सेवेरिटी कहाँ लगती है, हमें सेवेरिटी हमेशा इफेक्ट को स्कोर करती है, ठीक है, सेवेरिटी। अकरेंस कहाँ लगती है, हमेशा कॉज को। और डिटेक्शन कहाँ लगती है, हमेशा, मतलब डिटेक्शन हमेशा एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो अवेलेबल है उस पे लगती है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल जो भी अवेलेबल है उस पे। और ध्यान रखिए, फेल्योर मोड को सीधे एस ओ या डी में से कोई भी स्कोर नहीं किया जाता, फेल्योर मोड को सीधे नहीं किया जाता। यह वही कंसेप्ट है जिसे सबसे ज़्यादा लोग गलत समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ऑडिट ट्रेल ऑफ होना तो सिर्फ एक सेटिंग चेंज है, इसलिए सेवेरिटी 3 होनी चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। सेवेरिटी सेटिंग को नहीं देखती, सेवेरिटी उस नुकसान को देखती है जो उस सेटिंग के कारण हो सकता है। अगर ऑडिट ट्रेल ऑफ होने से डेटा इंटीग्रिटी प्रभावित होती है और गलत बैच रिलीज हो सकती है, तो सेवेरिटी बहुत अधिक होगी। यानी हमें फेल्योर मोड नहीं, उसके इफेक्ट्स को देखना होगा। यही प्रोफेशनल रिस्क असेसमेंट की नींव है। सेवेरिटी इफेक्ट को स्कोर करती है, अकरेंस कॉज को स्कोर करती है, और डिटेक्शन कंट्रोल को स्कोर करती है, डिटेक्शन कंट्रोल को स्कोर करती है। क्योंकि पूरी एफएमईए और आरपीएन की दुनिया इसी एक सिद्धांत पर खड़ी है। यदि ऑडिटर पूछे ऑडिट ट्रेल ऑफ होने पर सेवेरिटी 9 क्यों दी, अब गलत उत्तर कैसे देते हैं लोग, क्योंकि सेटिंग गलत थी। लेकिन उसका आंसर कैसे होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट ये है कि बैच रिलीज डेटा बिना ट्रेसेबिलिटी के बदला जा सकता है, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी और डेटा इंटीग्रिटी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ऑडिट ट्रेल ऑफ होने पर सेवेरिटी 9 दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट, कॉज, कंट्रोल, इफेक्ट की सेवेरिटी को स्कोर करते हैं, कॉज में अकरेंस को स्कोर करते हैं, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल में डिटेक्शन को स्कोरिंग किया जाता है। सो अब द वन जॉब आरपीएन वाज इन्वेंटेड टू डू। अब तक हमने आरपीएन का इतिहास समझा, रेगुलेशन समझे, और स्कोरिंग चेन भी समझी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आरपीएन आखिर बनाया किस लिए गया था। क्योंकि जब हम किसी टूल का उपयोग उसके वास्तविक उद्देश्य से अलग काम करने के लिए करते हैं, तब समस्याएं शुरू होती है। आरपीएन का वास्तविक उद्देश्य, आरपीएन का एक प्रायोरिटाइजेशन टूल है। आरपीएन एक प्रायोरिटाइजेशन टूल है। इसका मुख्य काम है मतलब बहुत सारे फेल्योर मोड में से पहले किस पर ध्यान देना चाहिए ये तय करना। मान लीजिए आपके पास 40 अलग अलग रिस्क है,
आप एक साथ सभी पर काम नहीं कर सकते। तो आरपीएन उन रिस्क को प्रायोरिटी ऑर्डर में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आरपीएन किस काम में उपयोगी है? फेल्योर मोड को प्रायोरिटी देना, कौन सा रिस्क पहले एड्रेस करना है और कौन सा बाद में। अब दूसरा उसका फायदा है टीम डिस्कशन करवाना। जब क्वालिटी इंजीनियरिंग वैलिडेशन और ऑपरेशन टीम एक रिस्क पर चर्चा करती है तो स्कोर दो मतलब जब स्कोर देना होता है तो स्कोर देने के दौरान फैक्ट्स सामने आते हैं। कई बार आरपीएन से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह डिस्कशन होती है जो स्कोर तय करते समय होती है। अब तीसरा, वीक कंट्रोल पहचानना। वीक मतलब जो वीक कंट्रोल है वो पहचानना, नॉट जस्ट वेदर डेंजरस। सो डिटेक्शन स्कोर देखकर पता चलता है कि कौन से कंट्रोल्स कमजोर है, यानी समस्या केवल हजार्ड में नहीं, कंट्रोल सिस्टम में भी हो सकती है। अब चौथी, डिसीजन का कंट्रोल डिसीजन का रिकॉर्ड बनाना। ये प्रोड्यूसिंग अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ जजमेंट एट अ डेट, मतलब उसका जो है डिसीजन जो है उसका रिकॉर्ड बनाना। आज आपने जो रिस्क डिसीजन लिया उसका रिकॉर्ड भविष्य के लिए उपलब्ध रहता है। ऑडिट या इंस्पेक्शन के समय यही दस्तावेज आपके निर्णय का आधार बनता है। अब समझते हैं आरपीएन क्या नहीं है। अब आरपीएन व्हाट इट इज नॉट फॉर, ठीक है। व्हाट इट इज फॉर हमने देखा। अब ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। आरपीएन रिस्क का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। आरपीएन रिस्क का मेजरमेंट नहीं है। यदि किसी फेलियर मोड का आरपीएन 252 है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें 252 यूनिट का रिस्क है। ऐसी कोई यूनिट अस्तित्व में नहीं है। आरपीएन एक्सेप्टेबिलिटी साबित नहीं करता, ठीक है। प्रूविंग दैट अ रिस्क इज एक्सेप्टेबल, ये वो प्रूव नहीं करता। यदि आरपीएन 90 है और आपकी प्रोसीजर कहती है कि 100 से नीचे एक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क वास्तव में एक्सेप्टेबल है, यह केवल रैंकिंग में नीचे आया है। अब दूसरा, आरपीएन पर एरिथमेटिक नहीं करनी चाहिए। बहुत सी कंपनियां एवरेज आरपीएन निकालती है, ठीक है। अरिथमेटिक बियॉन्ड रैंकिंग, नो एवरेजिंग, नो टोटल्स। अब कुछ टोटल आरपीएन निकालती है, कुछ बिफोर और आफ्टर प्रोजेक्ट का आरपीएन जोड़कर तुलना करती है। यह सब अर्थहीन है क्योंकि आरपीएन मेजरमेंट नहीं है, ये केवल रैंकिंग इंडेक्स है। आरपीएन प्रोफेशनल जजमेंट का विकल्प भी नहीं है, ठीक है। रिप्लेसिंग द जजमेंट ऑफ द पीपल डूइंग द वर्क। अंतिम निर्णय हमेशा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेते हैं। आरपीएन केवल डिस्कशन को स्ट्रक्चर देता है, निर्णय नहीं लेता। यदि किसी फेलियर मोड का आरपीएन 252 है तो इसका केवल इतना अर्थ है कि वह 180 से ऊपर और 320 से नीचे प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं आता है, बस। इससे अधिक दावा आरपीएन नहीं करता। और यही वह जगह है जहां अधिकांश संगठन कंपनियां गलती करते हैं। वे आरपीएन को रिस्क मेजरमेंट समझ लेते हैं जबकि वास्तव में ये केवल रैंकिंग टूल है। तो दोस्तों आज हमने आरपीएन की नींव को समझा। हमने आज जाना कि आरपीएन कहाँ से आया, रेगुलेशंस वास्तव में क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट की सही फेल्यूर चेन क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण आरपीएन वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगले वीडियो में हम आरपीएन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को गहराई से समझेंगे, सेवेरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्शन। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अधिकांश लोग इन तीनों की स्कोरिंग में गलती करते हैं, जिसके कारण पूरी रिस्क असेसमेंट गलत दिशा में चली जाती है। हम डिटेक्शन स्केल उल्टी क्यों होती है, सेवेरिटी को सही तरीके से कैसे स्कोर करना है, अकरेंस के लिए वास्तविक एविडेंस कहाँ से आता है, और 1 से 10 तक की पूरी स्कोरिंग लॉजिक को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
मेरा विश्वास है कि यदि आपने अगला वीडियो अच्छी तरह से समझ लिया तो आप किसी भी ऑडिटर, इंस्पेक्टर या रिस्क रिव्यू मीटिंग में अपने स्कोर को आत्मविश्वास के साथ डिफेंड कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने क्वालिटी, वैलिडेशन, इंजीनियरिंग और सीएसवी टीम के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं आपकी संस्था में रिस्क असेसमेंट करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है। मैं उन चुनौतियों को आने वाले वीडियो में शामिल करने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए प्रकार टेक और रानू क्याल की ओर से आपसे विदा लेता हूं। सीखते रहिए, कंप्लायंस बनाए रखिए और रिस्क को समझकर मैनेज कीजिए, सिर्फ स्कोर मत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।